अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका मेज़बान गाजी मलिक। अभी एक अहम मौजू है जिस पर मैं बात करना चाहता हूं, क्योंकि पिछले एक दो दिन से कोशिश तो भरपूर की थी, लेकिन मसरूफियात की वजह से आपके साथ जो इस मामले पर बात नहीं कर सका। और वो मामला है हमारे तालीमी निज़ाम का। और अब यानी कि कल 14 अगस्त, 14 अगस्त और फिर 15 अगस्त, यानी कि हमें अब 79 साल होने वाले हैं हिंदुस्तान को अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद हुए। और जब अंग्रेज़ यहाँ पर आए थे तो अंग्रेज़ों ने अपने आने से पहले यहाँ पर अपने लिए एक तालीमी इदारा जो है वो खोल दिया था, क्योंकि अंग्रेज़ इस बात को समझता था कि इस तालीम की अहमियत क्या है, इस तालीम से हम हासिल क्या कुछ कर सकते हैं। और तब जाके अंग्रेज़ों ने जो है एक लंबे अरसे तक, अगर हम वो 1800 से शुरू करें तो तब से उनकी आमद शुरू होती है, और तब से लेकर 1947 तक लगातार हिंदुस्तान पर अंग्रेज जो है हुकूमत करते हैं। और हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान नहीं जो हिंदुस्तान इस वक्त है जोग्राफियाई लिहाज से, वो हिंदुस्तान जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है और जिसमें बांग्लादेश भी शामिल है, यानी कि जिसे हम बरसगीर पाक व हिंद कहते हैं। वो तमाम एरियाज फिर अंग्रेजों ने कंट्रोल किए, और वो भी किए करीबन 150 साल तक। लेकिन उसके पीछे उनका सबसे पहला और सबसे आसान और सबसे ज़रूरी फार्मूला जो उन्होंने अपनाया वो था तालीमी निज़ाम का। और लेकिन हिंदुस्तान को अंग्रेज़ों से आज़ाद हुए हुए भी अब 80 साल होने को हैं। 79 साल तो कल हो जाएंगे, एक साल हो रहे 80 साल। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर का जो तालीमी निज़ाम, आज़ाद हिंदुस्तान का तालीमी निज़ाम जो है वो आज भी कुछ लोगों की ख्वाहिशात का गुलाम जो है वो बना हुआ है। और ये मुझे और आपको जो है देखने को मिला होगा जब आपने ट्रांसफ़र लिस्ट देखी होगी हमारे टीचर साहिबान की, जो किसी नाम निहाद कमेटी ने की है, जिसका मुझे तो कोई इल्म नहीं है कि वो कमेटी कौन सी है, किस दुनिया की है, वो इस ज़मीन पर रहने वाले लोग हैं या आसमान पर अर्श पर कहीं ज़िंदगी बसर करने वाले लोग हैं। इस चीज़ से तो मैं बिल्कुल नाआशना हूँ। और जिस तरीके से ग्राउंड रियलिटीज़ को जो है वो इग्नोर किया गया है, ज़मीनी हालात को बिल्कुल पसपुष्ट डाल दिया गया है और उसके बरक्स जो है वो फैसले लिए गए हैं, तो इससे तो मुझे ऐसा कम से कम लगता है कि ये फैसले किसी खलाई मखलूक ने किए हैं, ये कोई ज़मीनी मखलूक तो नहीं हो सकती है, क्योंकि ज़मीनी मखलूक को ज़मीनी हकाइक के बारे में पता होता है। और फैसले चूंकि वो सब आपके सामने हैं, तमाम फैसले, तमाम लिस्ट आपके सामने पड़ी हुई है, किस तरीके से ट्रांसफर्स की गई हैं, उसके पीछे उसका क्राइटेरिया क्या है अभी तक किसी को पता नहीं है। क्या वो जोन के हिसाब से की गई हैं? जिस तरीके से आपने जोन्स को डिवाइड किया हुआ है, जोन्स में एरिया को डिवाइड किया हुआ, क्या वो जोन के एतबार से है? और एक बात तो बीच में, उस बात को अगर मैं छोड़ ही दूं, अगर हम मिड सेशन ट्रांसफर्स की बात करें, छोड़ ही दीजिए उस चीज को। सरकार सर्दियों में जब नवंबर दिसंबर का सीजन था, जब सरकार को ये एक्सरसाइज करनी चाहिए थी, तब सरकार सोई थी, तब सकीना मैम को ये चीज याद नहीं आई। अब जबकि याद आई थी, मिड सेशन याद आई, तो हमने कहा चलो ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, कहीं हमारा भला हो जाएगा दूर दराज पहाड़ी देहाती इलाकों का। तो लेकिन आज भी हमें जो है वो खोदा पहाड़ निकला चूहा, कुछ भी नहीं मिल रहा है। यानी वो सरकार जो एक तरफ से 370, 35A, स्टेटहुड, वो तमाम दावे बड़े बड़े, उनकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, ठीक है, वो तो मुझे पहले से पता है, वो आपके बस का काम है ही नहीं। वो तो बस भड़के थी जो आपने मारी थी वोटर्स को लुभाने के लिए, तो ठीक है आपने मार दी, वेलकम। जो लुभने वाले लोग थे लुभ गए, उस झांसे में आ गए, और अब आप भी उसके लिए रो रहे हैं, पिट रहे हैं, और आवाम भी उसके लिए रो रही है, पिट रही है, तो ठीक है। और जो चीज पहले से ही नामुमकिन थी, जिसके बारे में हमें तो पहले से ही उम्मीद नहीं थी कि आपसे होगा, उस चीज के बारे में हमने वैसे भी आपसे उम्मीद लगाई नहीं थी। हाँ, इस चीज के लिए तो उम्मीद लगाई थी। कभी कभार आप ये कहते हैं कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, कभी कभार कहते हैं कि नहीं जी हमारे पास सब कुछ है। ठीक है, पुलिस आपके पास नहीं है, तो स्कूल तो पुलिस से नहीं चलाए जाते, स्कूल के लिए टीचर्स की जरूरत होती। लेकिन आप मुझे बताइए, मिड सेशन देर आए दुरुस्त आए, ठीक है, हमने ये इस चीज को हम
मिड सेशन होने से कितना नुकसान होगा, उस नुकसान को हम बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि हो सकता है आने वाले समय में इस नुकसान की भरपाई हमें देखने को मिलेगी अगर ट्रांसफर्स हो जाती हैं और सही तरीके से हो जाती हैं, इसमें किसी किस्म की कोई ट्रांसपेरेंसी होगी, तो हम इस चीज को भी मानने के लिए तैयार थे। लेकिन इसके अंदर क्या कुछ है, किसी की समझ में कोई चीज वो नहीं आ रही कि आपका क्राइटेरिया क्या है, आप किस पॉलिसी के तहत ये चीजें कर रहे हैं, ये एक्सरसाइज अगर हुई क्या जून के एतबार से हुई, क्या कोई और एजेंडा इसके पीछे है, क्या कुछ है, कोई समझ में नहीं आ रहा है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण जो मैं दे रहा हूं और जो मुझे दिख रहा है, वो सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि मेरी पंचायत गुई भीमदासा के अंदर 2 हाई स्कूल हैं। एक हाई स्कूल गुई, दूसरा हाई स्कूल भीमदासा। हाई स्कूल गुई में बच्चों की तादाद करीबन 150 होगी, एग्जैक्ट फिगर मेरे पास नहीं है, लेकिन टीचर वहां पर इंक्लूडिंग हेडमास्टर 3 है, 3 टीचर, 150 बच्चा, 10 क्लास हैं। आप अंदाजा लगाइए वहां किस किस्म की तालीम बच्चों को दी जा रही होगी और आजाद हिंदुस्तान में। और भीमदासा की भी मैं बात करूं तो वहां पर भी करीबन, एग्जैक्ट फिगर वहां का भी मेरे पास नहीं है, लेकिन करीबन 150 बच्चा, 150 के आसपास, 130, 140, 150 इतने बच्चे हाई स्कूल भीमदासा में भी। और टीचर्स की वहां पर आप बात करें तो वहां पर आपको 4 टीचर इंक्लूडिंग हेडमास्टर वो देखने को मिलेंगे। 4 टीचर, 130 से 150 के दरमियान में बच्चों की तादाद और 10 क्लासेस, कैसे वो उनको मैनेज करेंगे और फिर किस तरीके से वहां का रिजल्ट आपको अच्छा देखने को मिलेगा जब आपके पास उनको वो चीज देने के लिए आपके पास कोई टीचर है ही नहीं। जिस चीज के लिए वो आपके पास आते हैं वो चीज आप उनको प्रॉपरली दे ही नहीं पाते हैं, तो आप उससे उनसे नताइज की क्या उम्मीद रखते हैं कि वो वहां से हमें पता नहीं कौन से नतीजे देंगे। ये सरासर बेवकूफी है कि आप एक ऐसी जगह से उम्मीद लगाएं जहां आप बिल्कुल भी मेहनत नहीं कर रहे हैं, जहां आपकी इन्वेस्टमेंट जीरो है, वहां से आप नताइज अच्छे आने की उम्मीद रखें, तो ये आपकी बेवकूफी है। तो मेरे लिए तो सबसे बड़ा उदाहरण यही था कि मेरी पंचायत के 2 स्कूल बिल्कुल इग्नोर कर दिए गए हैं और एक भी टीचर की ट्रांसफर यहां पर नहीं हुई। तो क्या इसके पीछे कहीं ना कहीं जिसकी मैं बात कर रहा हूं कि वो ट्रांसपेरेंसी वो कहां है? क्या ये स्कूल उस खलाई मखलूक की नजर में तो नहीं थे, वो तो मैं समझ रहा हूं अपनी जगह पे कि खलाई मखलूक की नजर में तो ये स्कूल नहीं, लेकिन जो हमारी एजुकेशन कमेटी ट्रांसफर के लिए बनाई गई थी, क्या उस कमेटी की नजर में ये 2 स्कूल नहीं थे? क्या ये सरकारी रिकॉर्ड में मौजूद नहीं है? ये तमाम सवालात जन्म लेते हैं और ये धब्बा इस सरकार के ऊपर आता है कि सरकार किस तरीके से इन दूर दराज पहाड़ी इलाकों को और इस गरीब आवाम को जो है वो धोखा देने की कोशिश कर रही है और धोखे के नाम पर वो जो है इन्हें लुभाने की कोशिश की जा रही है कि हम आपके लिए ये करेंगे वो करेंगे। अगर आप किसी के बच्चे को एजुकेशन सही से प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, उसके लिए अगर आप सड़कों पर सोना बिछा देंगे, तो मेरी नजर में तो वो आप उसके साथ धोखा कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा धोखा खास करके हमारी पंचायत, हमारी आवाम के साथ और खुसूसन सब डिवीजन गुल में तो पूरे के पूरे हालात जो है वो आपको सोशल मीडिया के जरिए देखने को मिले होंगे, बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही हैं। तो इसमें किसी किस्म की कोई ट्रांसपेरेंसी वो नहीं है। अब उम्मीद है कि हो सकता है आने वाले समय में इसमें कुछ देखने को मिलेगा, लेकिन मुझे तो पर्सनली कोई ज्यादा उम्मीद नहीं है। लेकिन सुनी सुनाई कुछ बातें ऐसी हैं और जिन्हें हम सोर्सेज के हवाले से खबर वो ये बताएंगे कि कुछ ऐसा है कि हो सकता है इसमें कुछ हेर फेर जो है वो हमें देखने को मिले, लेकिन मुझे तो ऐसा फिलहाल देखने को नहीं मिल रहा है। तो थोड़ी वीडियो जो है वो मेरी ज्यादा लंबी चली गई, लेकिन मैंने चंद दिन पहले अपनी आवाम से, चाहे वो सब डिवीजन गुल की आवाम हो या हमारे पंचायत गुई भीमदासा की आवाम हो, इनसे गुजारिश की थी कि आज अगर आप अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए खड़े नहीं होते हैं तो कल यही आपके बच्चे आपको गालियां देते होंगे। लिहाजा आज हर एक छोटे बड़े नेता को, किसी भी सियासी पार्टी का हो, उसे खड़ा होना चाहिए और इस अपने आने वाली नस्ल के खिलाफ होने वाले जुल्म के खिलाफ आवाज उठानी होगी और इसके लिए एक भरपूर मुनज़्ज़म तरीके से जद्दोजहद करनी होगी, ताकि सब डिवीजन गुल के लोगों को और खास करके इन देहाती इलाकों को, इन पहाड़ी इलाकों को, इन दूर दराज इलाकों को जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, घाघरा का नाम तो मैंने उस स्कूल में नहीं देखा, उस लिस्ट में गुई भीमदासा के किसी स्कूल का नाम उसमें नहीं देखा, ठीक है। डंगनाड़ी का नाम मैंने वहां पर देखा, वहां एक टीचर वहां से उठाया गया, वहां दे दिया गया, बात खत्म। क्या वहां पर ऑलरेडी स्टाफ पूरा है? ये तमाम सवाल जन्म लेते हैं और इससे पता चलता है कि आप किस तरीके से जो है इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और किस तरीके की ट्रांसपेरेंसी आपके यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ये तमाम सवाल हैं और जनता के सामने भी, खुसूसन सब डिवीजन गुल के बड़े और छोटे तमाम लीडरों से भी गुजारिश है कि
یہ وقت ہے کہ آپ اپنی عوام کے ساتھ کھڑے ہوئیے اور اس لسٹ کو جو ہے، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ تب تک یہ لڑائی جاری رکھنی چاہیے جب تک کہ اس کو ریوائز نہ کیا جائے اور دوبارہ سے لسٹ پراپر طریقے سے زون کے اعتبار سے جس کا جہاں پر بنتا ہے اسے وہاں پر ٹرانسفر کیا جائے اور ہر ایک سکول کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے وتھ پراپر ٹیچنگ سٹاف. یہ میری آپ سے گزارش رہے گی. اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.